हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे आज फिर से लेसन नंबर 4 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। लेसन नंबर 4 था बिजनेस साइकिल्स और आज हम बात करेंगे काइंशियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में, जो कैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी से अलग है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास है क्या कि काइंशियन ने बिजनेस साइकिल को लेकर कौन से मॉडल्स दिए। जो काइंशियन है उसकी थ्योरी क्लासिकल थ्योरी से काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी अलग थी। क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना, जैसे कि हम क्लासिकल में बात कर रहे थे कि वेजेस चेंज होंगे, ठीक है, प्राइस चेंज होगा, लेकिन काइंशियन ने बोला क्या कि वेजेस और प्राइस चेंज नहीं होंगे, स्टिकी रहेंगे, यानी कि बहुत जल्दी चेंज नहीं करेंगे। चेंज तो होंगे, वो तो फिक्स है, लेकिन बहुत जो है ना जल्दी चेंज नहीं होंगे, यानी कि रैपिडली कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएंगे धीरे धीरे चेंज आएंगे और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से चेंज आएगा, है ना। ऐसे कुछ भी नहीं कि कभी भी कंज्यूमर का मन किया, प्रोड्यूसर का मन किया तो प्राइस चेंज कर दिया, प्रोड्यूसर का मन किया तो वेजेस चेंज कर दिए। ऐसा नहीं है, चेंजेस आएंगे पर धीरे धीरे आएंगे। अब समझते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इकोनॉमी में प्राइस का चेंज होना और वेजेस का चेंज होना दोनों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर इन दोनों में चेंजेस जल्दी जल्दी आए, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशंस बार बार और बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी भी एक प्राइस बढ़ाए जाते हैं, मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर बार बार अपने प्रोडक्ट के फिर अपने गुड्स की सर्विसेज के प्राइस को लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो होगा क्या कि एक तो जो बाकी सेक्टर है, यानी कि जो बाकी मार्केट के अंदर और भी फर्म्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उनको भी प्राइस चेंज करने होंगे। जनरली हमने ऐसा देखा है कि जब भी कोई एक फर्म, कोई एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स के प्राइस को चेंज करता है तो बाकी फर्म भी अपने प्राइस को चेंज करती है। और अगर ऐसा नहीं होता, सपोज करते हैं अगर मान लो किसी एक फर्म ने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, दूसरी फर्म्स प्राइस नहीं बढ़ा रही है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे फर्म्स की तरफ, यानी कि दूसरे प्रोड्यूसर की तरफ। तो उस एक पर्टिकुलर फर्म जिसने प्राइस बढ़ाया है ना, उसका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर प्राइस को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो बिजनेस, वो फर्म कंज्यूमर्स की लॉयल्टी खोती जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर लॉयल नहीं रहेंगे, कंज्यूमर बार बार शिफ्ट करेंगे। एक और इंपैक्ट, अगर प्राइस की वजह से वेजेस नहीं बढ़ाए गए तो हो सकता है जो वो पर्टिकुलर जो फर्म है, वो जो कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉइज भी खोने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं कि प्राइस कब बढ़ता है। अब सिंपल सा बताना, प्राइस कब बढ़ता है, जब एक बिजनेस का, एक प्रोड्यूसर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाए, है ना। यानी कि जब एक प्रोड्यूसर को उन गुड्स के ऊपर जो बना रहा है उस पर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है तो वो प्राइस को बढ़ा लेता है, क्योंकि प्रोड्यूसर कभी भी अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये एक आइडियल रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है, यानी कि ऐसा हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है तो प्राइस जरूर बढ़ता है। क्योंकि और दिक्कत क्या है कि ऐसे कैसे प्राइस सारी फर्म्स बढ़ाती हैं, क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ किसी पर्टिकुलर फर्म का नहीं बढ़ रहा, ऑलमोस्ट सबका बढ़ रहा है। हाँ, हो सकता है किसी का ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, किसी का कम बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर कि उन बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो फर्म है, एक फर्म है ए, एक फर्म है बी, ठीक है। अब ए फर्म जो है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और बी फर्म एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, और दोनों गुड्स बना रहे हैं सेम, तो भाई ए को पड़ेगा महंगा, ए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, क्योंकि ए अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, यानी कि इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। लेकिन वहीं पे दूसरी फर्म है बी, ठीक है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी क्या आएगी, कम आएगी, जिसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं कम प्राइस को रख के भी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ प्राइस बढ़ना एक आइडियल रीजन माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस को बढ़ा दिया जाए बिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़े, यानी कि और उसमें वेजेस में चेंज ना करे, तो ऐसे केसेस में मैंने बोला ना, एम्प्लॉइज शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी फर्म्स की तरफ। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा रीजन मानते हैं वेजेस का बढ़ना अपने आप में प्राइस में बढ़ने का। क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं जब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो कुछ इनपुट्स को मार्केट से लेता है, उन्हें क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। जब मैं बात कर रहा
हूँ यहाँ पे लेबर्स की, तो लेबर के बदले एक प्रोड्यूसर वेजेस पे करता है, यानी कि वेजेस या फिर सैलरीज पे करता है अपने एम्प्लॉइज को। और जब वेज रेट बढ़ जाएगा तो हो क्या रहा है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइस को एक प्रोड्यूसर बढ़ा देता है। यानी कि इस तरीके से चीजें ना वो लगातार कंटिन्यूस चलती रहती हैं। इसी की वजह से आप देखोगे कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, यानी कि करेंसी जो है ना आप लोगों के पास ज्यादा है लेकिन वो गुड्स ज्यादा नहीं खरीद पा रहे। पहले के लोग क्या थे कि अगर मैं मान लो मैं कुछ डिकेड्स पहले की बात कर लूं, ठीक है, तो कुछ डिकेड्स पहले मेरे हिसाब से जो एक तरह से 200-300 रुपए होते थे, 500 रुपए, यानी कि आइडियल इनकम होती थी लोगों की। कई लोगों ने, हो सकता है आपके पेरेंट्स वगैरह ने भी 1000 रुपए स्टार्ट किया हो, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी। अब धीरे धीरे हुआ क्या, लोग वेज रेट बढ़ाने की डिमांड करने लग गए। अब वेज रेट बढ़ रही है तो साथ हो क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कि वेज रेट भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इसी को बोलते पता है क्या है, इसी को बोलते हैं नॉमिनल वेज रेट का बढ़ना। यानी कि वेज रेट तो हो गया लोगों का अच्छा खासा, लोगों की इनकम बढ़ गई है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्फ्लेशन भी उसी रेट से राइज कर रहा है, यानी कि चीज भी उतनी महंगी हो गई है। इसका मतलब जितना जो पहले वो कंज्यूम कर पा रहे थे ना, जितने गुड्स और जितनी सर्विसेज वो पहले कंज्यूम करवा रहे थे एक कंज्यूमर पहले वाली वेज रेट में, उतना ही अब भी कंज्यूम कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे भी कम कंज्यूम कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे तेजी से बढ़ चुका है। तो ये हमने कुछ रीजन समझे कि काइंशियन मॉडल कैसे क्लासिकल मॉडल से बहुत ज़्यादा अलग है, जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि प्राइस वेज रेट इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं, ठीक है, स्टिक रहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे जब तक इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई भी चेंज ना आए। अब थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो न्यू काइंशियन मॉडल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, न्यू काइंशियन मॉडल का है बिजनेस साइकिल्स को लेके। तो आरबीसीटी वाज, यानी कि आरबीसीटी यानी कि रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी वाज बिल्ट ऑन द assumptions ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, जहाँ पे हमने ये एज्यूम किया था कि जो वेजेस हैं और जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेंगे, यानी कि हम इन्हें जब चाहे तब बदल सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी द न्यू काइंशियन स्कूल ऑफ थॉट आर्ग्यूड दैट वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी, जबकि काइंशियन मॉडल ने क्या बोला कि जो वेजेस हैं और जो प्राइसेस हैं वो कैसे रहेंगे, वो स्टिकी रहेंगे, उसमें बड़ी जल्दी परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, और स्टिकी एंड हेंस टू स्लो टू एडजस्ट, यानी काफी स्लो होगा इन्हें एडजस्ट करना टू चेंजिंग कंडीशंस, चेंजिंग कंडीशन वो भी इकोनॉमी के हिसाब से, विच कॉज डेविएशंस फ्रॉम द नेचुरल लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, जहां पे हम ये कुछ देखते हैं कि नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा शॉर्ट रन के अंदर, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी वेज रेट या प्राइस में चेंज आता है उसका इंपैक्ट दोनों पे पड़ता है, आउटपुट पे भी और एम्प्लॉयमेंट पे भी, है ना। अगर मान लेते हैं कि भाई अगर प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं तो उसका फर्क डिमांड पे ही पड़ता है, सप्लाई पे भी पड़ता है। वो सबने देखा हुआ है प्रीवियस कुछ थ्योरीज में कि प्राइस और डिमांड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। सेम ऐसी प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, और उसका इंपैक्ट आउटपुट पे ही पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे ही पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे कैसे पड़ेगा कि अगर वेज रेट मान लेते हैं बढ़ गए हैं, तो मैंने अभी भी आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था प्रीवियस टॉपिक में कि जहां पे वेज रेट के बढ़ने की वजह से जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो लेबर्स हैं वो ज्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने की तरफ, तो वो काम ज्यादा करते हैं कि लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है। वहीं पर अगर वेज रेट कम है, लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ता है, आउटपुट पे भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट पड़ेगा डायरेक्ट आउटपुट पे। अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है यानी कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट का जनरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट का जनरेशन भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। द न्यू काइंशियन थ्योरी ऑन द शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इज बिल्ट ऑन ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जो काइंशियन की थ्योरी थी शॉर्ट रन के अंदर वो इसी से बात कर रही थी, वो भी ट्रेडिशनल जो मॉडल्स थी ना एग्रीगेट डिमांड के और एग्रीगेट सप्लाई पे, यानी कि हम इन दोनों मेथड के हिसाब से प्राइस, आउटपुट, वेज रेट ये सब डिटरमाइन करेंगे, और ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, स्टिकी रहेंगे, और इनमें चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि हम एडजस्ट तो करेंगे प्राइस को, वेज रेट को, हम करते भी आए हैं, देख भी रहे हैं कि जो प्राइस है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आ रहा है। यानी कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही हैं तो इन सब चीजों में चेंज आएगा, ये जरूरी है, लेकिन हम अपने हिसाब से वेजेस और प्राइस को सेट नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे उसके रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा।
ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे आगे। तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग एंड नॉट वर्टिकल, तो यहाँ पे कर्व कैसा होगा, जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, नॉट वर्टिकल, एज टोल्ड बाय क्लासिकल्स अर्लियर, जैसा कि क्लासिकल्स ने बोला था, ये वर्टिकल बिल्कुल भी नहीं होगा। सो एनी फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है, कॉजेस फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो डिमांड की वजह से आउटपुट का लेवल भी चेंज होगा, आउटपुट में फ्लक्चुएशन आएंगे और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी फ्लक्चुएशन आएगी। कैसे आएगी थोड़ा उसको ऊपर भी समझ लेते हैं। कभी भी अगर डिमांड राइज करती है ना, तो सब जानते हैं, प्रोड्यूसर को पता रहेगा कि भाई लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, यानी कि जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो बात ये आती है, उसके लिए उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसके लिए उसे नई मशीनरी चाहिए होगी, नए लोग चाहिए होंगे, नए लेबर चाहिए होंगे, ताकि वो काम करे, आउटपुट का लेवल बढ़े, और तब हम जो है सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि फ्लक्चुएशंस आएंगे आउटपुट के लेवल में भी, और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल भी फ्लक्चुएट होगा। क्यों? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेंगे, यानी कि ज्यादा गुड्स बनाएंगे, और गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने एक पॉइंट देखा। तो इसका मतलब क्या है कि काइंसन का कहना यह था कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में, वेजेज को डिटरमाइन करने में, एम्प्लॉयमेंट लेवल को, आउटपुट लेवल को, यानी कि इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस चीज के अंदर। इसके बाद क्या आता है, एक्सप्लेनेशन फॉर स्टिकीनेस इन वेजेस एंड प्राइसेस। अब यहाँ पे काइंसन ने एक्सप्लेनेशन भी दी कि क्यों हम वेजेस को स्ट्रिक्ट मान के चल रहे हैं और प्राइस को स्ट्रिक्ट मान के चल रहे हैं। तीन हमें यहाँ पे पॉइंट पढ़ने हैं। पहला, मेन्यू कॉस्ट एंड एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी। अब ये समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं मेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर बार-बार प्राइस को चेंज करेगा, तो उसे सबको बताना ही पड़ेगा, पब्लिकली बताना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी अलग तरह की कॉस्ट आएगी, और अगर वो ये काम फ्रीक्वेंटली करता है तो उसके बिजनेस को भी दिक्कत होगी, और यही नहीं, वो कंज्यूमर की लॉयल्टी भी खोता चला जाएगा। कंज्यूमर का लगेगा ये तो हर आए दिन अपने प्राइस को चेंज कर लेता है, ये लोग अपने एक किसी पर्टिकुलर चीज पे स्टिक नहीं रह पाते, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो डिमांड करना कम कर देंगे। इसलिए आपने देखा होगा आजकल एक नई स्ट्रेटेजी चल रही है, जो आप देखना गौर से, कि आजकल ना लोग प्राइस कम नहीं कर रहे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस कम नहीं हो रही, क्वांटिटी कम कर दी जा रही है ना। पहले जो चीज आप 10 रुपए में खरीद रहे थे, ठीक है, वो है भी 10 रुपए की, लेकिन क्या है, क्वांटिटी कम कर दी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की कोशिश की जा रही है, प्राइस को सेम रख रही है ताकि डिमांड कम ना हो। यानी कि जो चीज पहले 2 रुपए में आ रही थी, अब वो चीज 5 रुपए में आ रही है, जो 5 में आ रही थी वो 10 में आ रही है, सिर्फ क्वांटिटी कम कर दी गई है। मिल अवेलेबल है, वो चीज मार्केट से गायब नहीं हुई है, अवेलेबल अभी भी है। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मेन्यू कॉस्ट एंड एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी। अब एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी एक फर्म ने बार-बार प्राइस चेंज किया है, इसका मतलब क्या है कि अदर जो फर्म्स हैं वो भी उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं तो दूसरी फर्म्स भी एक फर्म को कॉपी करती हैं, क्योंकि हम जब हम बात करें प्रोड्यूसर की या बिजनेस की, तो हम मानते हैं कि एक बिजनेस जो एक रैशनल बिजनेस है वो अपने कॉम्पिटिटर को देख के अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता है, अपने आउटपुट लेवल को, अपने प्राइस लेवल को। तो जिस चीज की से मान के चल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दूसरी फर्म भी उसको फॉलो करेगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे फर्क पड़ेगा। तो वहीं पे यहाँ पॉइंट है, फर्म्स नॉट चेंज देयर प्राइसेस, फर्म्स प्राइस को चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंटली डिस्पाइट चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आता। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया तो भाई प्राइस में चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे केसेस में जो फर्म है वो प्राइस को जरूर चेंज करती है, क्योंकि फर्म कभी भी अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नलिटी। भाई ये आपको समझा ही दिया कि दूसरी फर्म फॉलो करेंगी तो एग्रीगेट डिमांड में फर्क आएगा। तीसरा, सोशली अनडिजायरेबल। सोशली ये चीज अनडिजायरेबल होती है, मैंने बोला ना भी आपको कि कंज्यूमर्स वहां से जाना शुरू कर देंगे ऐसे बिजनेस से, या फिर ऐसे प्रोड्यूसर से जो बार बार फ्रीक्वेंटली अपने गुड्स और अपने सर्विसेज की प्राइस को चेंज कर रहा है बिना किसी रीजन के। और यही नहीं, जो एम्प्लॉइज हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई और अगर उस फर्म ने वेजेस रेट नहीं बढ़ाया, तो ऐसे केसेस में जो लोग हैं यानी कि जो लेबर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो दूसरी फर्म की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे।
यानी कि कंज्यूमर भी शिफ्ट होंगे, ठीक है, और साथ साथ एम्प्लॉय भी शिफ्ट होंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी फर्म ने प्राइस बढ़ाए और दूसरी फर्म ने इसे फॉलो नहीं किया, क्योंकि एक रीजनेबल रीजन नहीं था प्राइस को बढ़ाने का, तो ऐसे ही में क्या होगा, इस पर्टिकुलर फर्म का मार्केट शेयर भी खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे इसके ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन फेलियर अमंग डिसीजन मेकर्स। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन फेलियर है, यानी कि जो डिसीजन बना रहे हैं उसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं फर्म्स को। यानी कि हम कोऑर्डिनेशन को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन में फेलियर है तो कहीं ना कहीं कारण बनता है किसका, बिजनेस फेलियर का। तो वेज सेटिंग व्हेन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन डू नॉट रीच एनी कंक्लूजन। अब मान लो वेज सेट करना है और जहां पे एम्प्लॉयर्स हैं और जो ट्रेड यूनियन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे ही नहीं नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, तो इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज ही नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, तो काम कैसे होगा, ऐसे कैसे बिजनेस फेल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्राइस सेटिंग व्हेन फर्म्स डू नॉट कोऑपरेट इन द मार्केट। प्राइस सेट करना जब फर्म्स दूसरी फर्म्स कोऑपरेट ना कर रही हो, क्योंकि हम सब जानते हैं जब प्राइस को, मैंने बोला ना, जब प्राइस को बढ़ाने या कम करने की बात आती है तो दूसरी फर्म से भी कोऑपरेट करना पड़ता है, दूसरी फर्म को ही बोलना पड़ता है कि भाई रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, ऐसे केसेस में हम सबको एक साथ मिलकर प्राइस बढ़ाना चाहिए ताकि मार्केट शेयर भी कम ना हो किसी का, जिसका जो मार्केट शेयर है वो भी रहे, ठीक है, और हम प्राइस को भी इंक्रीज करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को सेम भी रख सकते हैं। तो प्राइस सेटिंग व्हेन फर्म्स डू नॉट कोऑपरेट इन द मार्केट, तो ऐसे केस में प्राइस सेट करना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर फर्म ने सिर्फ प्राइस बढ़ाया या कम किया तो उसका इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो कम तो कोई नहीं करता, क्योंकि कम करने का मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज है, तो कम तो जनरली नहीं होते, लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ाए ही जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, स्टैगरिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। अब ये स्टैगरिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइस का मतलब यहाँ पे ये है कि वेजेस और प्राइस को रैपिडली चेंज ना करना। कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस पहले चेंज हो गई, वेज में चेंज आ रहा है बाद में, प्राइस में चेंज आ रहा है बाद में, ये सब एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। तो इसी को इन्होंने बोला कि वेजेस एंड प्राइसेस को डिटरमाइन करने में कोई भी तरीका नहीं है कि जल्दी जल्दी से डिटरमाइन कर लिया जाए। तो काइंसियंस बिलीव दैट द एडजस्टमेंट ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस बाय फर्म्स डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम टाइम। यानी कि जब इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही है उसी टाइम पे आपको जरूरी है कि आप वेज रेट चेंज कर दो, आप प्राइस चेंज कर दो, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हम सेम टाइम पे प्राइस चेंज नहीं कर पाते, बट टेक प्लेस इन अ स्टैगर्ड मैनर। पर कैसे करते हैं, स्टैगर्ड मैनर में। और जब हम स्टैगर्ड समझते ना, लड़खड़ाना है ना, कुछ लोग जैसे कि पौवा पी के लड़खड़ाना चालू कर देते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। स्टैगर का मतलब क्या होता है, यानी कि डिले कर देना उस काम को, ठीक है, टाइम से, तो मतलब टाइम पे ना कर पाना। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कोऑर्डिनेशन फेलियर। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन फेलियर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और फर्म की इमेज भी खराब होती है। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हर एक चीज होनी चाहिए। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझाया कि जो काइंसियन थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हर एक चीज डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। और ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट काफी डीप में एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, और आपकी बुक में भी काफी डीप में एक्सप्लेनेशन, तो डीप में एक्सप्लेन करके आना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काइंसियन मॉडल बिजनेस साइकिल के अंदर किस तरीके से काम करता है। और ध्यान रखना काइंसियन मॉडल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार लें।